साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यदि उनकी बात करें तो भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.5 से लेकर के 2 लाख करोड़, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित निवेश लगभग 75,000 करोड़ रुपए ही रहा है, जो कि काफी कम है। अब ये जो ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति थी, इसने जो मुख्य सिफारिशें की हैं और जो कुछ स्टेप बताए हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण के विकल्प खोजने की आवश्यकता है। इसके लिए जो सिफारिशें हैं या जो कदम उठाए जा सकते हैं उनकी बात की गई है कि स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण में तेजी लाने के लिए ग्रीन बैंक स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक निर्धारित प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगे। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास कोष, आईडीएफ, अवसंरचना निवेश न्यास, वैकल्पिक निवेश कोष, ग्रीन, मसाला बॉन्ड्स, क्राउड फंडिंग आदि जैसे नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र और वैकल्पिक वित्त पोषण के विकल्प खोजने चाहिए। अगला है भारत या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे शॉर्ट में इरिना कह सकते हैं, IRENA, के लिए आरबीआई से रेपो दर पर ऋण लेने हेतु विशेष विंडो बनानी चाहिए। इस प्रकार कम लागत से विंडो बनाई। इस प्रकार इरेना भी विशेष वित्तीय संस्थानों जैसे कि NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नाबार्ड आदि के अनुरूप आरबीआई से उधार प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार कम लागत वाले वित्तीय संस्थानों का लाभ उठाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है विद्युत विलंब भुगतान अधिभार नियम 2021 के कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिश की गई है। तो क्या सिफारिश है कि नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को विद्युत वितरण कंपनियों अर्थात डिस्कॉम से भुगतान प्राप्त में देरी के कारण समय पर राजस्व प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसका समाधान करने के लिए समिति ने विद्युत नियम 2021 के उचित कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इससे डेवलपर्स को बकाया भुगतान में देरी पर मुआवजा सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला है राज्यों के साथ जुड़ाव के संबंध में। तो इसके संबंध में जो सिफारिश है कि विद्युत खरीद समझौते PPA के एक तरफा रद्द होने से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। इस प्रकार की सहभागिता न होने की स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आगे चलते हैं। अगला है एल्युमिनियम उद्योग ने कोयले की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त रेलवे रैक की मांग की है। तो देखिए, एल्युमिनियम उद्योग ने यह मांग की है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोयले की कमी के कारण उसका परिचालन बाधित न हो। एल्युमिनियम उद्योग एक अत्यधिक ऊर्जा गहन उद्योग है। इसकी उत्पादन लागत में कोयले की लगभग 40% हिस्सेदारी है। एल्युमिनियम उद्योग ने चिंता प्रकट की है कि उद्योग के कैप्टिव पावर प्लांट्स में केवल 3 से 4 दिनों के लिए कोयला शेष रह गया है, जबकि इस कोयला स्टॉक का निर्धारित स्तर जो है 15 दिनों का है। अब बात कर लेते हैं भारत में एल्युमिनियम उद्योग के समक्ष जो अन्य चुनौतियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक चुनौती तो ये कोयले की है ही है। अन्य में चीन और मध्य पूर्व देशों से अनुप्रवाह उत्पादों डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स का पर्याप्त मात्रा में आयात होता है। दूसरा, भारत में एल्युमिनियम की प्रति व्यक्ति खपत जो है बहुत कम है। कितनी है? 2.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि चीन में यह 24 किलोग्राम है और इसका वैश्विक औसत कितना है? 11 किलोग्राम। तो हम लोग वैश्विक औसत से भी काफी कम है। इसके अतिरिक्त यह अत्यधिक संकेंद्रित उद्योग है। देश में एल्युमिनियम के केवल 3 प्राथमिक उत्पादक ही हैं। इसके बाद एल्युमिनियम की और बात करें तो एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से या ओर से प्राप्त किया जाता है। भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। भारत विश्व में एल्युमिनियम का 4था सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट के भंडार के दृष्टिकोण से 7वें नंबर पे है। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो 4थे नंबर पे है। एल्युमिनियम के लाभ क्या है? तो देखिए, यह इस्पात की तुलना में हल्का होता है और यह ईंधन दक्षता में सहायक है। इसमें कुछ यांत्रिक गुण होते हैं जैसे कि प्रभाव रोधी, जंग रोधी, डिजाइन के लिए लचीला, उत्पादन कुशल इत्यादि का होना। उपलब्धता की यदि बात करें तो यह भूपर्पटी जो क्रस्ट होता है पृथ्वी का, उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व है। यदि तत्व की बात करें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है भूपर्पटी या क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन है। परंतु यदि धातु की बात करेंगे तो सिलिकॉन है,
ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम आ जाता है। एल्युमिनियम भूपर्पटी के कुल द्रव्यमान का 8.13% है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार नई बैटरी स्वैप या अदला बदली योजना के तहत प्रोत्साहनों को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करेगी। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अगले 2 महीनों में अपनी नई बैटरी स्वैप योजना के तहत प्रोत्साहनों को अंतिम रूप प्रदान कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। यह योजना शुरू में इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं मोटरसाइकिलों के लिए बैटरी की अदला बदली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे अंतिम छोर तक उनकी पहुंच और राइड शेयरिंग जैसी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह उन कंपनियों के लिए बैटरी डिजाइन और चार्जिंग मानकों को भी परिभाषित करेगी जो बैटरी स्वैप स्टेशन स्थापित करना चाहती हैं। इससे पहले बजट भाषण में उल्लेख किया गया था कि बैटरी अदला बदली नीति और अंतर संचालन मानकों को शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। बैटरी अदला बदली या स्वैपिंग एक ऐसी सेवा है जो इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को स्वैप स्टेशन पर डेड बॉडी को लेकर नई चार्ज की गई बैटरी से बदलने की सुविधा प्रदान करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वर्तमान में आप क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है, पेट्रोल टंकी पे जाते हैं, वहां से पेट्रोल फिल करते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार के आपके ये जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ऐसे ही बनाए जाएंगे जहां पर जो बैटरी चालित गाड़ियां हैं वहां पे जाएंगी और वहां पे अपनी जो यूज्ड बैटरी है उसको दे करके उसके स्थान पर नई बैटरी ले सकेंगे। बैटरी स्वैपिंग के लाभ क्या हैं? तो देखिए, यह आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तरह फिर से ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करती है। इससे यह इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च प्रारंभिक लागत अप फ्रंट कास्ट को 40 से 50% तक कम करती है। इसके अतिरिक्त डिस्चार्ज हो चुकी बैटरियों को नियंत्रित माहौल में चार्ज किया जाता है। इससे बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने और सुरक्षा संबंधित चिंताओं को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही उपयोग की गई बैटरियों को नया रूप देकर अन्य कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे सचल ऊर्जा भंडारण जैसे स्थिर अनुप्रयोगों में, और साथ ही यह संबंधित व्यवसाय के लिए राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे चित्र में समझ सकते हैं कि मान लीजिए चार्जिंग के लिए 8 घंटे लगते हैं बैटरी को, परंतु जब ये अदला बदली या स्वैपिंग योजना काम करने लगेगी तो ये इस प्रकार के जो स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पे आप नई बैटरी ले सकते हैं, वहां पे जाकर के 2 मिनट के अंदर नई बैटरी लेकर के लगा करके पुरानी बैटरी आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है। न्यायालय में धन शोधन के संबंध में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, याद रखिएगा ये 2002 का एक्ट है, 2002 के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस चुनौती का आधार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून में प्राकृतिक न्याय और आपराधिक न्याय व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में निम्नलिखित प्रावधानों पर चिंता प्रकट की गई है। किस पे? इस अधिनियम द्वारा अनुचित शक्तियां प्रदान की गई। उदाहरण के लिए धारा 19 के तहत संबंधित अधिकारी केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकता है। दूसरा, अधिनियम की धारा 45(1) जमानत देने की सीमाएं निर्धारित करता है। इससे पहले धारा 45 को उच्चतम न्यायालय ने निरसित कर दिया था, हालांकि बाद में इसमें संशोधन किया गया था। अब यहां पे देखिए धन शोधन चक्र को दिखाया गया कि धन शोधन आखिर है क्या। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि धन शोधन चक्र में 3 चरण होते हैं। एक होता है आपका स्थानन अर्थात प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग अर्थात स्तरीकरण, तीसरा होता है एकीकरण इंटीग्रेशन। ये कैसे काम करता है? तो देखिए, कोई व्यक्ति पहले अवैध धन का संग्रह करेगा, अब उसको क्या करना होगा, उसका वो स्थानापन्न करेगा, प्लेसमेंट करेगा। प्लेसमेंट के लिए क्या करेगा वो, मतलब अपराध के साथ जो ये काला धन अवैध धन है तो मतलब किसी अपराध के थ्रू हुआ आया होगा, तो अपराध के साथ प्रत्यक्ष संबंध से धन को स्थानांतरित करना, मतलब कि इसको क्या करेगा, काले धन को, ये जो अवैध धन है, एक सेकंड, अवैध धन को ये वित्तीय संस्थानों तक पहुंचाएगा, तो ये स्थानन है, प्लेसमेंट कहलाएगा। इसके बाद ये जब वित्तीय संस्थानों में आ गया, इसके बाद इसका स्तरीकरण होगा, लेयरिंग होगी। तो इसमें इसके लिए क्या करते हैं, इसमें स्तरीकरण इसलिए करते हैं कि जो एजेंसियां हैं इनको ट्रैक ना कर पाए, तो अनुसरण करने को विफल करने के लिए या पदचिन्ह को छिपाने हेतु इसका कार्य किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क के माध्यम से धन को आय के मूल स्थान से अलग करना। इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए मान लीजिए कंपनी एक्स के ये जो पैसा होगा यहां पर आपका आएगा, ये पैसा कंपनी एक्स के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जो कि कहीं फॉरेन में ये बैंक है। अब ये बैंक क्या करेगा, कंपनी वाई को कर्ज देगा। अब कंपनी वाई क्या करेगी कि गलत इनवॉइस के माध्यम से ये एक्स को भुगतान कर देगी। तो ये आपका लेयरिंग का काम है। अब लेयरिंग के बाद क्या होता है,
इसका एकीकरण किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, मतलब कि जो ये शोधित धन है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, अब इस धन को वो क्या करेगा, किसी वैध बिजनेस में लगाएगा। तो इसमें क्या होता है, अपराधकर्ता को वैध प्रतीत होने वाले स्रोतों से धन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए ये जो शोधित धन है यहां तक, इसको किसी बिजनेस जैसे कि आपका विलासी संपत्तियों की खरीद, वित्तीय निवेश, वाणिज्यिक औद्योगिक निवेश में इसको पैसा लगाया जाता है। तो ये 3 चरण है और इन्हीं 3 चरणों पर जो एजेंसियां होती हैं इनको ट्रैक करने के लिए कार्य भी करती हैं। अब बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मतानुसार धन शोधन से देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। यह अर्थव्यवस्था के विकास को बाधित कर सकता है या इसे पूर्णतः निष्क्रिय कर सकता है। इस प्रकार यह हत्या से भी ज्यादा गंभीर अपराध है। धन शोधन का उपयोग न केवल मादक पदार्थों के व्यापार के लिए बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। ये गतिविधियां देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त पीएमएलए अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को अवैध स्रोत से प्राप्त आय या लाभ को वैध बनाने संबंधी दंडनीय अपराधों से निपटने के लिए लागू किया गया है। यह अधिकारियों को अवैध रूप से अर्जित आय से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय जो है वह धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत धन शोधन के अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय है। अपराधों की जांच के लिए 3 चरण होते हैं, एक स्थानन, दूसरा है स्थिरीकरण, तीसरा है एकीकरण। जिन 3 चरणों के माध्यम से धन शोधन चक्र चलता है उन्हीं 3 चरणों के आधार पर ही अपराधों की जांच भी की जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एक लर्निंग रिकवरी प्लान LRP लर्निंग रिकवरी प्लान तैयार किया है। सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने और महामारी के प्रभावों से स्कूली शिक्षा प्रणाली को उबारने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लर्निंग रिकवरी प्लान दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। लर्निंग रिकवरी प्लान के तहत किए गए उपायों की यदि बात करें तो स्कूल न जाने वाले बच्चों और प्रत्येक कक्षा से ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों की पहचान करना व उनका पता लगाना। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म की आपूर्ति सुनिश्चित करना। साथ ही स्कूल स्तर पर चाइल्ड रजिस्ट्री तैयार कर प्रत्येक बच्चे को ट्रैक करना। तीसरा, माध्यमिक कक्षाओं के लिए ब्रिज कोर्स और स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। अगला है मौखिक पाठन अर्थात ओरल रीडिंग और फ्लुएंसी टेस्ट का आयोजन करना। इससे बच्चों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में रीडिंग अर्थात पठन के न्यूनतम मानदंड स्थापित किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्यों को ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। इससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला स्टेप क्या है, एक दूसरे से सीखने के लिए निजी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों के साथ स्कूलों का परस्पर समूहन करना। अगला है स्कूल न जाने वाले बच्चों और प्रत्येक कक्षा से ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों की पहचान करना व उनका पता लगाना है। यह हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। छात्रों एवं शिक्षकों के लिए जो फंड की व्यवस्था की गई, इसमें उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति छात्र और प्राथमिक स्तर पर 25 लाख शिक्षकों के लिए टैबलेट्स की खरीद है 10,000 रुपये प्रति शिक्षक आवंटित किया गया है और ओरल रीडिंग फ्लुएंसी अध्ययन के लिए निधि का आवंटन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाई है। देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020 पर अंतिम रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। यह कानून जो था यह स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह आरक्षण 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए या में दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। इससे पहले इसी तरह का कानून आंध्र प्रदेश में लाया गया था। कई अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार के उपाय प्रस्तावित किए हैं। ऐसे कानूनों का औचित्य क्या है, जो तर्क दिए जाते हैं। पहला, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटना। दूसरा, बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के प्रवासियों के आने पर रोक लगाना। तीसरा, विकास प्रेरित विस्थापन को रोकना। चौथा, कृषि संकट के कारण स्थानीय नौकरियों की मांग को बढ़ाना इत्यादि। अब कानून से जुड़ी जो चिंताएं हैं यदि उनकी बात करें तो उद्योग जगत का तर्क है कि इस तरह का आरक्षण व्यवस्था उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसके अलावा यह उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धी भी बनाती है। साथ ही ऐसे कानून कॉर्पोरेट क्षेत्र को इन राज्यों में निवेश करने से रोक सकते हैं। तीसरा, ऐसे आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में धरती पुत्रों अर्थात स्थानीय लोगों के लिए कानून के मुद्दे पर विचार किया था।
न्यायालय का मत था कि ऐसी नीतियां असंवैधानिक होंगी। हालांकि न्यायालय ने इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया था। इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। साथ ही बेरोजगारी आज जैसे मूल मुद्दों को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं जो सुर्खियों में चीजें रही हैं। भारतीय राजनयिक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। तो बीजिंग 2022 जो है शीतकालीन ओलंपिक आपका चाइना के बीजिंग में हो रहा है। तो देखिए भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो भारत ने गलवान विवाद के कारण बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। हालांकि इस आयोजन के लिए एक एथलीट को चीन भेजा जाएगा। भारत ने गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को शीतकालीन ओलंपिक में मसाल वाहक के रूप में चुने जाने का विरोध किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का यह सैनिक जून 2020 में हुई गलवान घटना में शामिल था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और कई यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों ने भी इन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा सिंजियांग में उइगर आबादी पर चीन के प्रतिबंधों एवं अन्य मानवाधिकारों के दमन के विरोध में की है। आगे बात कर लेते हैं अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM स्थल का दर्जा के संबंध में। तो गुरुग्राम के आरावली जैव विविधता पार्क को, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम के आरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है, अर्थात अन्य प्रभावित क्षेत्र आरक्षित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है। आरावली श्रृंखला में स्थित यह जैव विविधता पार्क पहले एक खनन स्थल था। अविनियमित उत्खनन के कारण इस स्थल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था। बाद में सरकार, लोगों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के सहयोग से इस क्षेत्र में फिर से सुधार किया गया है। OECM के बारे में बात करें तो यह जो दर्जा है यह उन समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों से बाहर होते हैं। यह प्रभावी स्वस्थानीय अर्थात इन सिटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। और यह दर्जा देता कौन है? तो यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन देता है? IUCN के द्वारा दिया जाता है। IUCN जो कि रेड लिस्ट भी जारी करती है। आगे चलते हैं परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो परम प्रवेगा भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह सुपर कंप्यूटर किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित अभी तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने स्थापित और संचालित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कहां पे? बेंगलुरु में। देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को देश में अनुसंधान क्षमताओं और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना है। इसमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क आधार के रूप में कार्य करेगा। अगला पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संचालित कर रहे हैं। इसे CDAC और IISc अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीक के बारे में। देखिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, कहां पे? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में हेली बॉर्न सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत किया गया है। हेली बॉर्न सर्वेक्षण तकनीक के बारे में बात करें तो इससे जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप सतह के लिए हाई रिजोल्यूशन वाली 3D छवि प्राप्त होती है। यह तकनीक संभावित भूजल स्रोतों का मानचित्रण भी करती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR शुष्क क्षेत्रों में भूजल स्रोतों के मानचित्रण के लिए इस नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। इससे पेयजल प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए भूजल का उपयोग करने में भी मदद मिलती है। आगे बात करते हैं केसर का कटोरा परियोजना के बारे में। सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र NECTAR केसर के उत्पादन, जो कि अभी तक कश्मीर तक ही सीमित है, को पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में विस्तारित करने हेतु प्रयास कर रहा है। हाल ही में दक्षिण सिक्किम के यांगांग गांव में, कहां पे? दक्षिण सिक्किम के यांगांग गांव में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर खेती का सफल प्रयोग किया गया है। केसर का कटोरा परियोजना के बारे में बात करें तो इस परियोजना के लिए या इस परियोजना के तहत NECTAR अर्थात उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र ने केसर की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की है। उक्त परियोजना में या परियोजना के अंतर्गत मेघालय में जो चिन्हित स्थान है उसमें बारापानी, चेरापूंजी, मोशमाई, शिलांग और लालिंग टाप शामिल हैं। आगे चलते हैं राष्ट्रीय खेल संघों NSF को सहायता देने से संबंधित योजना के बारे में। नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, तो देखिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सहायता देने से संबंधित योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि, जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है, जारी रखने हेतु मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 1575 करोड़ रुपए, कितना? 1575 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना के बारे में बात करें तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक प्रमुख योजना है।
यह सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे कि ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों आदि के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2022 और 2026 के बीच होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को वित्त प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 2022 से 2026 के बीच के। आगे बात कर लेते हैं रिवर सिटीज अलायंस के बारे में। तो देखिए यह अलायंस क्या है, यह भारत में नदी तटों पर, कहां पर, भारत में नदी तटों पर बसे शहरों में शहरी नदियों के सतत प्रबंधन हेतु एक समर्पित मंच है। तो ये भारत का एक मंच है। यह मंच विचार विमर्श एवं चर्चा करने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। यह गठबंधन जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। यह 3 व्यापक विषयों नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है। इसे शुरुआती चरण में 30 शहरों जैसे कि देहरादून, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, पटना आदि में शुरू किया गया है। यह गठबंधन भारत में नदियों के किनारे बसे सभी शहरों के लिए खुला हुआ है। आगे चलते हैं पुनौरा धाम बिहार के बारे में। तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा पुनौरा धाम कहां है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में। इसे स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसे प्रसाद अर्थात तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना में भी सम्मिलित किया गया है। यदि पुनौरा धाम की बात करें तो यह माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। तीर्थ स्थल परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक सभागार स्थित है। प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने पर लक्षित है। यह संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान करने पर केंद्रित है। साथ ही स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न सर्किट्स के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके उद्देश्य में भारत में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना, उसे विकसित करना, उसका दोहन करना शामिल है। आगे बात कर लेते हैं पंडित भीमसेन जोशी के बारे में, जिनका जन्म जो है 4 फरवरी के दिन हुआ था। मतलब इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को होता है और इनकी मृत्यु जो है 2011 में हुई थी। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शैली के शास्त्रीय गायक थे। ध्यान रखिएगा हिंदुस्तानी शैली के 2 शैलियां हैं, कर्नाटक शैली और एक हिंदुस्तानी शैली। तो हिंदुस्तानी शैली के शास्त्रीय गायक थे। ये ख्याल गायन और भक्ति संगीत में विख्यात रहे हैं। उनकी गायन शैली की स्वच्छंदता और तेज तर्रार तानों अर्थात तत्कालिक तीव्र ताल वाले संगीत सुर ने किराना घराने को समृद्ध किया है। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था। इनको जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें वह भारत रत्न सम्मानित होने वाले हिंदुस्तानी शैली के पहले शास्त्रीय गायक थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कर्नाटक रत्न, महाराष्ट्र भूषण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि इनके व्यक्तिगत मूल्यों की बात करें तो वह संगीत के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। इसके अलावा वह सरल जीवन, उच्च विचार और प्रतिबद्धता के भी प्रतीक थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।